बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे लाल हवेली, जिसके राइटर हैं द बेस्ट नॉवेल्स। आइए बढ़ते हैं नावल की तरफ। भी को सलार का सारा दिन दिमाग खपाने में ही गुजर गया था। वो शदीद थका हारा घर आया तो मुलाजमा इसे यही खबर मिली कि हानिया और अमान शॉपिंग पर जा चुके थे और मन्नत कमरे से निकली ही नहीं थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो आज भी इसे सोते देखकर सलार को मजीद गुस्सा आया था। आज इसे नहीं, अपना गुस्सा, थकन, सब कुछ मन्नत के वजूद पर उतारने का पूरा इरादा कर लिया था। जब वो वापस लौटा तो मन्नत अब सर को दोनों हाथों में पकड़े बेड पर सर झुकाए बैठी थी। वो सलार को महीनों की बीमार ही लग रही थी। सलार इसका करीब आया, उसे नरमी से अपने साथ में लिया। वो इसकी हालत से अंदाजा लगा रहा था कि वो बहुत टेंस है, इसीलिए इससे मन्नत से आराम से बात करने का सोचा। वो जानता था कि कुछ गलती इसकी भी हो और वो हमेशा गुस्सा होकर इसे मजीद परेशान कर जाता था। वह इसके हिसार में अपने आप को बेहद महफूज और पुरसुकून महसूस करती थी। क्या हो मेरी जिंदगी, ऐसी क्यों बैठी थी? वो इसके बालों में उंगलियां चलाता आहिस्ता आवाज में मोहब्बत से बोला। तब मन्नत ने सिसकी ली। कुछ नहीं, वो घबरा कर बोली तो सलार ने लंबी सांस खींचते हुए खुद को कंट्रोल किया। मन्नत, आप क्यों एतबार नहीं कर पा रही मुझ पर? मैं आपको एक दफा फिर से कह रहा हूं कि आप मुझ पर एतबार कर सकती हैं। वो इसकी कमर पर एहसार मजीद मजबूत करता बोला तो इसने चेहरा ऊपर करके बेबसी से सलार की आंखों में देखा। मैं नहीं बता सकती, वो आंसू पीती हुई बोली तो सलार ने इसकी तरफ देखा। शनि, वाकई कोई मसला है? आप मुझे सब बता सकती हैं मन्नत, अगर आप चाहें तो। वो थोड़ी सख्ती से बोला तो मन्नत ने आंखें जोर से बंद कर ली। ये सब करके आप मुझे बेहद परेशान करती हैं। वो इसे तकिए पर लिटाकर खुद भी इसके करीब लेटा तो मन्नत ने दुबक कर इससे दूर होना चाहा। सलार ने इसे घूर कर देखा और फिर जोर से इसकी कमर में जकड़कर इसे खुद से लगाया। अब आप बोलेंगी और मैं सुनूंगा, वो तहक्कम से बोला तो मन्नत ने आंसू भरी नजरों से इसे देखा, मगर सलार की घूरी पर वो मुंह बिसोर गई। वो इसे किसी कैसे बताती इतना कुछ? जानती थी कि वो जबड़े पीछे इसके नाम पर जोर देता बोला तो वो इससे डरती इसके सीने में चेहरा छुपा गई। फिर सलार के जोर देने पर मन्नत ने यूं ही इसके सीने से सर दिए इसे तमाम बात बता दी। इसके बाद पर सलार की रगें तन चुकी थी कि आंखें लहू रंग होती इसे भी खुद ज्यादा कर गई। आपने कहा था आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया। किसके हाथ भेजती थी आप चीजें अपनी दोस्त के घर? वो संजीदगी से बोला तो मन्नत ने होंठों पर जबान फेरी। आबिद अंकल ले जाते थे। इसने अपने एक ड्राइवर का नाम लिया तो सलार ने सर हिलाया था। अब आप ये बताएं, आप मुझे करीब क्यों नहीं आने देती मन्नत शाह? वो ऊपर होता, दोनों बाजू इसके इतराफ में रखता, इस पर मुकम्मल झुककर बोला तो मन्नत ने इससे मजीद दूर होना चाहा। वो बंद आंखें ही करते बोली तो सलार ने इसे घूरा। ये शादी से पहले सोचना चाहिए था आपको। अब तो अब तो निकाह हो गया हमारा, अब इन फजूल बेमकसद बातों का कोई फायदा नहीं, कहते सात लब इसके अधखुले लबों से जोड़े तो मन्नत ने दोनों हाथ इसके सीने पर रखे। इसे सांस लेने में मुश्किल तो हो रही थी, मगर पहले की तरह रोना नहीं आ रहा था, शायद इसलिए कि वो अपना बोझ उतार चुकी थी। वो अब खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। सलार की बेबाकियां जब हद से बढ़ गईं तो मन्नत ने इसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी, मगर ये कहाँ मुमकिन था कि अब वो अपनी चला सकती। सलार इसके नर्म नाजुक वजूद को हासिल करता मदहोश हो चुका था। इसके गुर्बत में नरमी होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मन्नत ने भी इसका साथ देना शुरू किया तो सलार के दिल में इत्मीनान हुआ, यानी वो भी राजी थी। फिर रात भर सलार शाह की दहकती गुर्बत थी और मन्नत सलार शाह का इसकी गुर्बत में। सलार शाह कब से इसकी मासूम सूरत में खोया हुआ था। वो एक हाथ चेहरे के नीचे रखती इसकी तरफ करवट लेती लेती चेहरे पर बेहद गुलाल बिखरा था, जो यकीनन इसके रात भर की गुर्बत का असर था। सलार का दिल इसे मुकम्मल तौर पर हासिल करके मसरूर हो चुका था। रात में इसका शर्माना झिझकना याद करके सलार के होठों पर मुस्कुराहट बिखरी, मगर वो जानता था मन्नत की नाजुक जान के लिए इसकी शिद्दतें सहना मुमकिन नहीं था।
मगर इसने सह ली थी। वो सिसकियां भरती इससे दूर होने का कहती रही थी, मगर सलार के लिए इस वक्त खुद को काबू करना मुमकिन नहीं था। वो नहीं रुका था। अब इसकी गर्दन और इसके बेड़र पर दांतों के निशान देखकर सलार ने होंठ बींच लिए थे। जाने वो कैसे इस कदर मदहोश हो गया था कि वो इसकी नजाकत का भी नहीं सोच सका। वो अब इसकी ब्लैक टी शर्ट में व्हाइट कंबल पेट तक ओढ़े गहरी नींद में थी। सलार शाह अब सिर्फ व्हाइट ट्राउजर में मलबूस था। इसने उंगलियां बढ़ाकर मन्नत के चेहरे पर बिखरे इनके बाल समेटने, और तभी सलार की नजर इसके अधखुले होंठों पर पड़ी। दिल तो किया था कि एक दफा फिर इन्हें छूकर महसूस करे, मगर वो इसकी नींद का सोच से अपने जज्बात पर काबू पा गया। ऑलरेडी रात वो इसकी जान बहुत मुश्किलों में डाल चुका था। अब मजीद तंग नहीं करना चाहता था, इसलिए वो खुद को कंट्रोल करने की खातिर आहिस्ता से बेड से उठ खड़ा हुआ और इस पर कंबल ठीक करता वो स्टडी में चला गया। आधे घंटे बाद वो बाहर आया तो नजर सीधा बेड पर गई थी, जहां वो परी पैकर सिमट कर लेटी थी। अब शायद इसकी नींद खुल चुकी थी। तभी वो आंखें खोले बेडशीट पर किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। सालार इसे देखकर बल्कि मुस्कुराकर इसकी जानिब आया। गुड मॉर्निंग माय लव। वो इसके करीब लेटा और इसकी आंखों में झांकता मुस्कुराकर बोला तो मन्नत ने नजरें शर्म से झुका ली। अब इसका सामना करते इसकी जान निकली जा रही थी। सलार उसकी शर्माहट पर गहरा मुस्कुराया। लुक एट माई आईज, वो मायनी खेजी से बोला, मगर मन्नत ने चेहरा तकिए में छुपा लिया। प्लीज मुझे ऐसे नहीं देखी, मुझे शर्म आती है। वो घबराकर बोली तो सलार भी इसके करीब पास तकिए पर सर रखता लेट गया। तो आज का सारे दिन शर्मा शर्मा कर ही गुजारेंगी? आखिर में मुझे फेस तो करना ही है आपने। मन्नत तो कितनी देर यूं मुंह को छुपाकर पड़ी रहेंगी आखिर? वो इसके कमर पर हाथ डालता संजीदगी से बोला तो मन्नत ने बखलाकर इसके बाजू को हाथ में थामते दूर करना चाहा था, मगर सलार ही क्या जो इसकी मजहमतों का ख्याल करता। यहाँ यहाँ देखे तो सही चंदा। वो इसका हाथ थामकर इसे अपनी तरफ मतवज्जो करते हुए बोला, मगर मन्नत ने चेहरा नहीं उठाया। वो हमेशा की तरह सलार शाह का जब्त टूट गया था। मुझे बात दोहराना पसंद नहीं, ये बात आप अच्छे से जहनशीन कर लें। वो अचानक ही मजबूती से इसका वजूद उठाकर बिठाता सख्ती से बोला तो मन्नत ने बेयकीनी से इसे देखा। आप मुझे डांट रहे हैं? वो मासूमियत से आंखें टिपटिपाती बोली तो सलार नरम पड़ा। आप मेरी बात ही नहीं मानती तो मुझे गुस्सा आ जाता है। इट्स नेचुरल, सो प्लीज मेरी बात को एक ही दफा सुन लिया करें वो और फौरन अमल किया करें। वो संजीदगी से कहता इसे दुखी कर गया। वो तो इससे किसी मीठे जुमले की उम्मीद कर रही थी, मगर सलार शाह ने तो डांटना ही शुरू कर दिया था। मुझसे बात मत करें। वो मुंह फेरती नाराजगी से बोली तो सलार ने इसकी जानिब देखा, फिर इसका बाजू पकड़ के इसे खुद के करीब करते अचानक ही होंठ शिद्दत से इसकी फूली सुर्ख गाल पर रखे। मन्नत इसकी हरकत पर शर्म से सुर्ख पड़ गई। अभी तो आप मुझे जानती नहीं है, बट नो प्रॉब्लम, आहिस्ता आहिस्ता जान जाएंगी। वो मुस्कुराकर बोलता इसे मजीद परेशान कर गया। गुस्सा करने के अलावा और भी आप कोई गलत हरकत है? वो मासूमियत से हैरत ज्यादा लहजे में बोली तो सलार ने इसे खुद से लगाया। इसकी शर्ट लेस सीने पे मन्नत का चेहरा टच हुआ तो वो झिझक कर इसे दूर होने की खातिर हाथ इसके सीने पर रख गई। एनीवे, मुझे मेरी शर्ट दे, मुझे पहनकर नीचे जाना है। वो बज़ाहिर संजीदगी से कहता इसकी जान साकित कर गया था। आप कोई और पहन ले प्लीज। वो कंबल खुद पर अच्छे से ओढ़ती घबराती हुई बोली तो सलार ने मुस्कुराहट दबाई। कोई और पहन लेता, मगर अब आपका लम्स इस पर लग चुका है तो मैं यही पहनना चाहूंगा। इसने गंभीर आवाज में कहते हाथ जैसे इसके पेट पर रखे वो बुदक कंबल में छुपी। शाह, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। वो मुंह फुलाकर बोली तो सलार ने आह भरी। यानी वो भी अपने पास धमकी रखती थी। अच्छा उठे, चेंज कर लें। वो मोहब्बत से इसकी आंखों में देखता बोला तो मन्नत ने होंठों का किनारा दांतों के गिर्द दबाया। आप आंखें बंद करें, फिर मैं वॉशरूम में जाऊंगी। वो इसे तनबिया करती सलार से सर हिलाया और फौरन ही आंखें बंद कर ली। वो कुछ देर तो शर्म से बैठी रही, फिर अचानक उठकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी और इसे डर था सलार आंखें ना खोले। वो वॉशरूम में बंद हुई तो सलार भी एक शर्ट निकालकर पहनता नीचे आ गया था। वो कुछ देर लॉन में वॉक करना चाहता था। बाहर आकर इसने फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। हाँ स्मैर, आबिद से पूछो वो तुम्हें हमारी भाभी की जिस नमल नामी कुलीग को चीजें वगैरह दे के आता था, वो काकी बेटी है। और कहाँ घर है इसका? इनका फिर मुझसे राब्ता करो। उस संजीदगी से बोला तो समय ने आगाह ऐसे कुछ कहा था। कुछ नहीं, कुछ खास मसला नहीं है, मैं खुद निपट लूंगा।
इसने कहकर कॉल काटी और एक दफा फिर इसका दिमाग मन्नत की रात की बातों पर रोने को सोचने में मशगूल हुआ था। तुमसे तो बहुत जल्द निपटूंगा मैं लड़की। तुमने मेरी बीवी की इज्जत को दागदार करवाना चाहा ना, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि लड़कियों की इज्जत किस कदर नाजुक होती है। जस्ट वेट एंड वॉच। वो ख्याल में ही नमल से मुखातिब होता जबड़े बीच कर बोला था, आप आराम करें, मुझे छोटा सा काम है बाहर, मैं वो करके आता हूँ, फिर आप डिनर पर चलेंगे। सलार से मुखातिब हुआ जो इस वक्त कसमंदी से बिस्तर में छुपी हुई थी। कहाँ जा रहे हैं आप मुझे अकेला छोड़कर? वो उदास होती बोली थी क्योंकि कल हानि और अमान भी हवेली जा चुके थे। आप अकेली नहीं हैं, मुलाजिम हैं घर पर और मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, आप तब तक सोकर भी उठ जाएंगी। वो उसके गाल पर होंठ रखता पीछे हुआ और मोहब्बत से बोला तो वो भी खामोश हो गई। सारा घर से निकलकर टेस्ट ड्राइविंग करता गांव की जानिब रवां हुआ था। वो आची नमल के मुताबिक तमाम जानकारी लेना चाहता था, मगर वो ये नहीं जानता था इसके लिए वो ये सब कर रहा है, वो इसी को खोने वाला है। सारा सलार आधा घंटे में गांव पहुंचा था। इसका हवेली जाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वो सब मन्नत के मुतालिक सवाल करते। वो सीधा डेरे पर आया जहां स्मैर पहले से ही मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम छोटे साईं। वो अदब से खड़ा होता बोला तो सलार ने अपनी सफेद शॉल उतार कर एक कुर्सी पर रखी। वालेकुम सलाम, बैठो। वो खुद एक चारपाई पर बैठता इसे बैठने का इशारा करते हुए बोला तो सुमेर भी बैठ गया। साईं, आबिद लाला से पूछा मैंने तो पता चला वो बीबी हाकिम शाह की साहबजादी हैं और इनके घर के साथ ही हैं। सुमेर ने इसे मालूमात दी तो सलार का दिमाग तेजी से काम करने लगा। हाकिम शाह को तो वह जानता था, वो भी इन्हीं के गांव में जमींदार वडेरे थे, मगर जाने क्यों इसके खानदान में शाहों जैसी गैरत नहीं पाई जाती थी। सलार को अब समझ आया था कि वो अंस को है। हाकिम शाह का भाई था नादिर शाह। सिर्फ एक ही बेटा था इनका, अंस शाह, जो बहुत आवारा किस्म का लड़का था। सलार ने 2-3 मरतबा इसके मुतालिक घटिया तरीन बातें सुनी थी और असिस्टेंट कमिश्नर होने की खातिर इसने पूरा इरादा कर लिया था कि वो अंस शाह को भी बेगुनाहों की जिंदगियां बर्बाद करके गुनाह में जेल में घसीटे देगा। मगर जब ये बात सलमान और मुराद शाह को पता चली तो उन्होंने सलार को सख्ती से मना कर दिया था कि तुम गांव वालों के मामलात में नहीं पड़ोगे। सलार के काफी समझाने के बाद भी वो नहीं माने तो इसने भी अंस शाह को इसके हाल पर छोड़ दिया था। मगर अब बात इसकी बीवी की थी, अब वो यकीनन इसे नहीं छोड़ सकता था। पहले तो इसका इरादा नमल को सबक सिखाने का भी था, मगर वह सलार शाह था जो औरतों से मुकाबला करना मर्द की कमजोरी और बुजदी के अलावा कुछ नहीं समझता था। शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ हवेली। हवेली में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं गांव आया था, वो कहता उठ खड़ा हुआ तो सुमेर दोबारा इसके अदब में खड़ा हुआ था। सलार अपनी शॉल उठाता कंधों पर डालता अपने प्राडो की तरफ आया था। इसे गांव एक दो दोस्त से मिलना था और इनमें से मिलकर वो वापस के लिए निकलना था। सलार ने यही सोचा था कि वो शहर जाके सबसे पहले अंश के खिलाफ एक मजबूत केस बनाएगा, मगर वो ये नहीं जानता था वहाँ केस होलनाक मंजर इसके इंतजार में रहा। सलार को घर तक पहुंचते आधा घंटा ही लगा था। सलार का दिल जाने क्यों जोर जोर से धड़कता कुछ गलत होने का इम्कान दे रहा था। सलार तेजी से अपने कमरे की जानिब आया क्योंकि वो जल्द से जल्द मन्नत को देखना चाहता था, मगर जैसे इसने कदम कमरे में रखा सलार शाह के कदम डगमगाए थे। सामने इसकी जिंदगी, इसकी जीने की वजह, इसकी अजीजा जवान बीवी खुद से खून से लथपथ शीशे की मेज के पास पड़ी थी। इसकी आंखें बिल्कुल बंद थी, वजूद बिल्कुल साकित। कहाँ जा रहे हैं आप मुझे अकेला छोड़कर? इसके अल्फाज सलार के कानों में गूंजे तो वो भी साकित हुआ। सलार शाह को समझ नहीं आ रहा था वो कदम कैसे आगे बढ़ाए। दिल था कि सीना फाड़कर बाहर आने को हमक रहा था। फिर बिलाखिर इसने अपनी हालत पर काबू पाते कदम आगे बढ़ाए थे। मन्नत, मन्नत उठे, आंखें खोले मन्नत। वो इसका सर अपनी गोद में रखते इसके गाल थपथपाता चिल्ला रहा था। इसका वजूद बिल्कुल बेहस हरकत हो चुका था, जो सलार शाह को खौफजदा कर रहा था। सर पर गहरा जख्म था जहां से खून अभी भी बह रहा था। सलार फौरन से उठा और इसे अपनी गोद में भरता बाहर की जानिब भागा। तमाम लाजमीन इसकी गोद में मौजूद वजूद को देखकर तड़प उठे थे। इस मंजर को यूं था कि सलार एक चेयर पर बैठा बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जब इसकी नजर बाहर आती डॉक्टर पर पड़ी तो वो तेजी से इनकी जानिब बढ़ा। आई एम सॉरी सलार शाह, बट आपकी वाइफ कुछ वक्त पहले ही अपनी जान खो चुकी हैं। इनके अल्फाज सुनकर सलार का बस नहीं चला था कि डॉक्टर को शूट कर देता। इसकी बीवी के मुतालिक जाने क्या कह रही थी। ये क्या बकवास है? अभी के अभी जाए और मेरी बीवी को ठीक करें, मेरी मन्नत को ठीक करें। वो इस वक्त कदर बुलंद आवाज में धाड़ा था। डॉक्टर भी खौफजदा हुई, थोड़ा पीछे हुई। बकवास नहीं, हकीकत है। आप इसे जितना जल्द कबूल करेंगे आपके लिए आसानी रहेगी। आप अपनी बीवी
आप अपनी फैमिली से किसी को बुलवा लें और ये पेपर फुल कर दें, फिर आप डेड बॉडी को साथ ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने दोबारा इसके कानों में जहर घोला और वापस अंदर की जानी बढ़ गई थी। अब की बार सलार शाह ने बालों को मुट्ठियों में जकड़ता चेयर पर बैठता चला गया। आज वो मजबूत शख्स टूट कर रह गया था। दिल कर रहा था चीख चीख कर रोए। इसके हवास बिल्कुल इसका साथ नहीं दे रहे थे। दिमाग में बस वो मंजर लहरा रहा था जब वो कमरे में दाखिल हुआ था। मन्नत, मेरी जान, प्लीज मुझे यूं मत सताएं, लौट आए मन्नत, खुदारा मुझे तन्हा न छोड़ें। वो नम आंखें से कुर्ब ज़्यादा लहजे में बोला था। इसे यूं ही बैठे 20 मिनट हो गए थे तो एक नज़र इस तक आई थी। मिस्टर सलार, डॉक्टर कह रहे हैं आप काइंडली अपने घर वालों को बुलवा लें, या फिर आप हमें कांटेक्ट बता दें, हम इन्फॉर्म कर देते हैं आपकी फैमिली को। वो प्रोफेशनल लहजे में बोला तो सलार ने सुख नजर उठाकर इसे देखा था। फिर इसने जाने कैसे इस नर्स को अमान का नंबर लिखवाया था। वो खुद अभी इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा था, हवेली में खबर कैसे देता। आप मुझे डिजर्व नहीं करते, प्लीज मुझे ऐसे नहीं देखे, मुझे शर्म आती है। शाह, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आप मुझे डांट रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप मुझे अकेला छोड़ के? इसकी तमाम बातें सलार को शिद्दत से याद आ रही थी। काश वो गाँव ना गया होता तो आज इसकी मन्नत इसके बिल्कुल करीब, बिल्कुल महफूज होती। वो ये नहीं सोच रहा था कि किस्मत का लिखा होकर ही रहता है। अगर वो इस बात को इस वक्त मन्नत के पास भी होता तो मौत को नहीं रोक सकता था। इसके बाद भी 3 दफा नर्स ने आकर इसे कहा था कि वो पेपर साइन करके आकर, मगर सलार में हिम्मत नहीं थी कि वो जहरीले अल्फाज पढ़ने की। जाने हवेली वालों पर क्या कयामत टूटी हुई। ये खबर सुनकर नादिया शाह तो जवान बेटी की मौत का सुनकर ही बेगानी हो गई थी। अचानक सलार को अपने कंधों पर किसी मजबूत हाथ महसूस हुआ तो इसने मुड़कर अपनी दाएं जानिब देखा, जहां सलमान शाह गमज़दा तासुर लिए होंठ भींचे खड़े थे। वो झटके से उठता इनके सीने से लगता। उन्होंने इसकी कमर थपथपाई। बाबा, वो चली गई है बाबा, मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। वो जो बहुत मजबूत बना फिरता था आज बाप के कंधे पर सर रखता आंसू बहा रहा था। सलार बेटा, मजबूत बनो, मर्द नहीं रोते। चलो आंखें साफ करो और हवेली आओ चलें। एम्बुलेंस हवेली के लिए निकल चुकी है बेटा। उन्होंने इसे खुद से अलग करते हुए कहा तो सलार ने तड़प कर इनकी तरफ देखा था। क्या इसने कभी तसव्वुर भी किया था कि इसकी मन्नत कभी एम्बुलेंस में भी सफर करेगी, और वो भी जिंदगी का आखिरी सफर? फिर सलमान शाह इसे कॉरिडोर में लाए और जहां मुराद शाह मौजूद थे। अमान शायद एम्बुलेंस में गया था। मुराद शाह भी सलार को काफी देर गले लगाकर खड़े रहे थे। इनकी छोटी सी बेटी अपने आखिरी मुकाम को चल बसी और इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। सलमान शाह ने दोनों को संभालता वो जल्द अज जल्द हवेली पहुंचे। लाल हवेली में इस वक्त सफेद मातम बिछा था। हर तरफ चीखों और बहनों की आवाज गूंज रही थी। गांव की औरतें भी इन चारों खवातीनों को रोते तड़पते देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। नादिया शाह और सहर तो बार बार बेहोशी तारी हो जाती थी। कुछ औरतें इन पर पानी के छींटे मार कर इन्हें जगाती तो कुछ चीख चीख कर फिर से बेहोश हो जाती। हानिया, जिसे कल ही अल्लाह ने खुशखबरी से नवाजा था, अब सब भूले हलक फाड़ कर चीख रही थी। ये नहंगी आफत भी तो ऐसी थी कि किसी को अपना होश तक नहीं था। नूरशाह भी कब से रोई जा रही थी। आखिर बचपन से इनके हाथों में पली बड़ी थी और अब तो इनके इकलौते बेटे की मनचाही बीवी थी वो। इकरा शाह को जब ये खबर मिली तो वो रोती हुई चिल्लाती हवेली आई थी। भतीजे की मौत की खबर और पहाड़ की तरह टूटी थी। सहर को अभी होश आया ही था कि वो अपने लाउंज में सोफे के पीछे कानों पर हाथ रखे बैठी खुद को बेखबर समझने की कोशिश कर रही थी, मगर इन सबकी चीखें इसे फिर हकीकत में लापटकती तो वो भी जब्त खोकर बुलंद आवाज में चीखने लगती। जब हवेली के अंदर एम्बुलेंस दाखिल होने का शोर मचा तो नादिया शाह दौड़कर बाहर गई थी। यहाँ तक कि इन्हें अपने दुपट्टे का भी होश नहीं था। तो एम्बुलेंस तक आई और जहां अमान और इब्राहिम के साथ कुछ मुलाजिम स्ट्रेचर को एम्बुलेंस से बाहर घसीट रहे थे तो सबको पीछे धकेलती आ गई और मन्नत पर झुकती इसका वजूद खुद में छुपा गई। दूर रहो मेरी बेटी से तुम सब, इसे सोने दो। जब इसकी नींद पूरी हो जाएगी तो ये खुद उठ जाएगी, कोई इसके करीब नहीं आएगा, सुना तुम सबने? वो जोर से चीखी तो अमान ने आगे बढ़कर अपने असार में लिया, अपनी शॉल उतारकर इनके गिर्द लपेटी, जबकि बाकी सब स्ट्रेचर को लॉन की जानिब लेकर गए थे। अमान, देखो देखो बेटा, वो सब तुम्हारी बहन बहन की नींद खराब कर रहे हैं, जाओ जाकर इन्हें दूर करो मन्नत से। ये सब क्यों जमा हो रहे हैं हमारे घर पे बेटा? निकाल दो इन्हें सबको यहाँ से। वो अमान का चेहरा अपने कपकपाते हाथों पर भरती बोली तो अमान ने अजियत से आंखें मीच कर खोली। फिर 2-3 दफा मन्नत जबरदस्ती इन्हें अपने सीने से भींच कर खड़ा रहा था।
کیونکہ وہ بالکل اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی گیٹ سے کافی ساری گاڑیاں اندر داخل ہوئی اور ان میں سے باقی تینوں مرد نکلے۔ مراد شاہ تو تیزی سے لاؤنج کی طرف گئے تھے مگر منت کو اٹھا کر چارپائی پر منتقل کیا، پھر اسٹریچر کو واپس لے جایا گیا۔ ایمبولینس حویلی سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اب حویلی میں خواتین کا رش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مرد حضرات سیدھا مردان خانے میں جا رہے تھے کیونکہ لان میں ان کے خاندان کی تمام عورتیں موجود تھیں۔ سلمان شاہ بھی مردان خانے کی طرف بڑھے تھے، البتہ سالار نے قرب سے ایک نظر پورے لان میں دوڑائی تھی۔ ہر طرف چیخوں کی آواز تھی۔ سالار جو کچھ پل یقین نہیں کر پایا تھا اب سب سمجھ چکا تھا مگر قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ سالار، کیا ہو گیا ہماری بچی کو؟ اقرا شاہ روتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لگتی بولی تو وہ تڑپا مگر بولا کچھ نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ پھر امان نے نادیہ شاہ کو اقرا شاہ کے حوالہ کیا اور سالار کا ہاتھ تھامتا مردان خانے کی طرف چلا گیا۔ شام کو ہی نماز جنازہ رکھا گیا تھا کیونکہ ان کے ہاں میت کو جلد ہی دفنایا جاتا تھا۔ جب جنازے کا وقت آیا تو منت کے چاروں محرم آگے آئے تھے۔ گاؤں کی تمام عورتیں انہیں جگہ دیتی ہوئی ایک طرف ہو گئی تھی مگر نادیہ بیگم اور سحر چارپائی چھوڑنے پر رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ مراد شاہ نے بیوی کو زبردستی پکڑ کر چارپائی سے الگ کیا تھا۔ اب اقرا شاہ نے سحر اور نور شاہ نے نادیہ شاہ کو سنبھال رکھا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ان کی منت حویلی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتی چلی گئی تو وہ سب بے بسی سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ چیخ چیخ کر سحر کے گلے میں تکلیف ہو رہی تھی مگر اس کی زاروں کی طرح آنسو ابھی بھی رواں تھے۔ شام ہو چکی تھی تو اقرا شاہ اور نور شاہ جو کچھ حقیقت کو قبول کر چکی تھی، ان دونوں نے ملازموں سے کہہ کر سارا سیٹ اپ لاؤنج پہ لگوایا تھا۔ سحر اب بالکل ساکت سی ویران آنکھیں لیے گھاس پہ بیٹھی تھی۔ آج اسے یہ کھلا کھلا شادابی چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ نادیہ شاہ بھی سے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھی تھی نیچے، باقی سب اندر جا چکے تھے، بس کچھ خواتینیں ہی لان میں موجود تھیں۔ نور بیگم نے آ کر ان دونوں کو زبردستی یہاں سے اٹھایا اور اندر لے گئی تھی۔ ان کی حالت کے پیش نظر ان کا ارادہ ان دونوں کو نیند کی گولی دے کر سلانے کا تھا۔ ان دونوں کو ایک صوفے پر بٹھا کر انہوں نے سلمان شاہ کو فون کیا تاکہ ان سے مشورہ کر لیں مگر ان کا کہنا تھا کہ انہیں ہرگز نہیں سلانا چاہیے، اس طرح ان کا سارا غم کے دماغ پر سوار ہو جائے گا۔ جتنی وہ روئیں گی اتنا ہی ان کا غم زائل ہوگا۔ تو نور شاہ نے انہیں خدا حافظ بولا اور روتی ہوئی ہانیہ کے قریب آئی جو صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو ہی جا رہی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ ہانیہ کو کہیں ان دونوں کو بہلانے کی کوشش کرے مگر ان کی اپنی حالت دیکھ کر وہ مزید پریشان ہوتی واپس کچن میں آ گئی۔ آہستہ آہستہ شام رات میں بدلی تو سب عورتیں اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں۔ اب حویلی میں صرف اقرا شاہ اور دو تین قریبی خواتین ہی رکنے والی تھی۔ نور بیگم نے کھانا بنوایا تھا کیونکہ ان کے ہاں باہر سے کھانا لانے کے رواج نہیں تھا۔ کھانا بن گیا تو مردان خانے میں بھجوایا گیا تاکہ وہاں کے مہمان اور حویلی کے مرد بھی کھانا کھا لیں۔ سحر، ہانیہ، اٹھے بیٹا، اوپر چلیں، اپنی بیٹی کو کھانا کھلاؤ، اور بھابھی آپ بھی آئیں اوپر، خدا کے لیے 2 نوالے لے لیں، دوپہر سے پانی بھی نہیں پیا آپ سب نے۔ نور شاہ سب مہمانوں کو کھانا کھلا کر ان تینوں کی طرف آئی تھی۔ باقی سب خواتین اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور اقرا شاہ بھی کھانا کھا کر اس وقت سونے اپنے کمرے میں نماز ادا کرنے آ گئی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے مورے، ہانیہ کہتی دوبارہ سے گھٹنوں میں سر گرا گئی، البتہ باقی دونوں نے جواب نہیں دیا تھا۔ نور بیگم اب بے بسی سے کھڑی تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی لاؤنج میں امان، سلمان اور مراد شاہ داخل ہوئے تھے۔ تینوں کافی تھکے تھکے سے لگ رہے تھے اور ان کو آتے دیکھ کر نور بیگم نے جلدی سے ان تینوں کے دوپٹے درست کیے تھے۔ وہ آ کر صوفے پر بیٹھی تو نور بیگم نے ان کی طرف دیکھا، البتہ باقی تینوں کے وجود میں حرکت بھی نہیں ہوئی تھی۔ سالار شاہ نہیں آئے؟ وہ بیٹے کی یاد آئی اور فکر سے بولی تو مراد شاہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کہتا ہے حویلی آؤں گا تو وہ یاد آئے گی، اس لیے مردان خانے میں ہی رکوں گا۔ امان نے اس کی بات دہرائی تو نور شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ان کی یاد تو اب ہر موقع پر ہمارے ساتھ ہی ہوگی۔ وہ تکلیف اور اداسی سے مسکراتی ہوئی بولی، انہوں نے کھانا کھایا؟ مراد شاہ کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ابھی کھانے کے لیے ہی اٹھا رہی تھی مگر وہ تینوں ہی نہیں سن رہی۔ وہ دکھ سے بولی تو امان نے اذیت سے انہیں دیکھا، پھر اٹھ کر ان کے صوفے پر آ بیٹھا۔ ان کی ایک طرف سحر اور دوسری طرف نادیہ شاہ بیٹھی تھی تو اس نے دونوں بازوؤں کے حصار میں ان دونوں کو لیا۔ نادیہ شاہ تو ابھی بھی خاموش اور ساکت تھی جبکہ سحر اپنے لالا کا لمس پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے رونے پر ہانیہ بھی بلند آواز میں رونے لگی۔ نور شاہ انہیں آ کر ہانیہ کو خود سے لگایا مگر وہ اب چیخے مارتی پاگل سی لگ رہی تھی۔ سحر نے امان کا قمیض دونوں ہاتھوں میں جگڑ رکھا تھا اور چہرہ اس کے سینے میں چھپا رکھا تھا۔
सहर, संभाले खुद को बच्चे, या कब तक आप रोती रहेंगी, खाना पीना छोड़ देंगी? हाँ, आपके इस सब से मन्नत वापस तो नहीं आ जाएगी गुड़िया, बल्कि इससे तकलीफ होगी आपके रोने से। अमान इसके सर पर ठोड़ी रखता नरमी से समझाता हुआ बोला, तो सहर ने जल्दी से सर हिलाया था। वो अब बेआवाज आंसू गिरा रही थी जो अमान की कमीज को भिगो रहे थे। नादिया शाह तेजी से उठकर अंदर की तरफ जाने लगी। जब मुराद शाह ने उठते इन्हें बाजू से पकड़कर रोका। कहाँ जा रही हैं आप? वो रोब से बोले थे। नादिया शाह ने एक नजर इनके हाथ को देखा, फिर अजियत से इनकी आंखों में देखा। परेशान मत हो, खुदकुशी करने नहीं जा रही। जानती हूँ, अब तो बस यूं ही मुर्दों की तरह जिंदा रहना है। वो तलखी से मुस्कुराकर बोली, तो सबको ही तकलीफ हुई थी। भाभी, आप इनका खाना कमरे में भिजवा दें। और नूर शाह से कहती नादिया बेगम के हाथ थामते ऊपर की तरफ बढ़ते। अमान ने एक नजर हानिया को देखा जो अभी भी रो रही थी, फिर सहर को चुप करवाने लगा। नूर बेगम मुलाजमा के हाथ नादिया बेगम का खाना भिजवाकर एक ट्रे में खाना लेकर लाउंज में आ बैठे। फिर उन्होंने निवाला बनाकर सहर को जबरदस्ती दिया था। जब उन्होंने एक निवाला हानिया के होंठों के पास किया तो वो मुंह फेर कर उठ खड़ी हुई। इसने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए ही थे जब अमान की चिंगाड़ती आवाज कानों में पड़ते इसके कदम थमे। हानिया फौरन वापिस आए। खाना नहीं खाएंगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो बुलंद आवाज में सख्ती से बोला। तो हानिया इन्हें कदमों पर वापस मुड़ी और एक सोफे पर जा बैठी। समिया, एक ट्रे में हानिया का भी खाना ला कर दे, इसने मुलाजमा को आवाज देकर कहा। बेटा, मैं खिला देती हूँ। नूरशाह अपनी ट्रे की तरफ इशारा करती हुई बोली। नहीं ताई, आप सहर को खिलाएं, ये खुद खा लेगी, वो रोब से बोला तो नूरशाह को भी खामोश हो गई। अलबत्ता सहर, जो खुद अब बस कहने वाली थी, अमान को हानि को डांटते देखकर खामोशी से खाने लगी। मैं रूम में जा रहा हूँ, इसे भी ये खत्म करके फौरन आए। और सहर, आपने भी अच्छे से खाना खाना है बच्चे। अमान उठकर दोनों से मुखातिब हुआ और दोनों ने ही सर हिलाया। मेरी प्यारी बेटियां, नूरशाह इन्हें देखती मोहब्बत से बोली। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी मान अल्लाह।